Hi guys, I am Mukesh Gupta. Welcome to my YouTube channel. प्रिय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ शुरू करने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। तो फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। यदि इसका पिछला चैप्टर आपने कवर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले ये समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक कंसेप्ट। दूसरा है आव्यूह की परिभाषा। तीसरा हम लोग जानेंगे आव्यूह का निरूपण। चौथा आव्यूह की कोटि। पांचवा आव्यूह का अवयव। छठा कुछ उदाहरण भी समझेंगे। सातवां आव्यूह का प्रकार और आठवां आव्यूह की समानता। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, आव्यूह गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है। तो जो आव्यूह है सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से क्या है? एक है। अन्य सीधी सादी विधियों की तुलना में यह गणितीय हमारे कार्य को काफी हद तक सरल कर देता है। इसका उपयोग गणित के विभिन्न क्षेत्र में, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में, बजट में, प्रोग्रामों में इत्यादि में किया जाता है। तो फ्रेंड, आव्यूह का प्रयोग हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने में भी करते हैं। कोई प्रोग्राम आयोजित होता है उसमें भी हम लोग आव्यूह का मदद लेते हैं। बजट बनाते हैं तब भी हम लोग आव्यूह का प्रयोग करते हैं, या विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भी आव्यूह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स की परिभाषा को समझ लेते हैं। ठीक है, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। तो जो आव्यूह होता है वो संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। क्रम विन्यास का अर्थ होता है क्रम में सजावट। ठीक है, और जो आव्यूह के अवयव होते हैं वो संख्या या फलन होता है। ठीक है, आव्यूह के अवयव होते हैं संख्या या फलन। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। राधा के पास 15 पुस्तिकाएं और 6 कलम है। फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएं और 2 कलम है। ठीक है, सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं और 5 कलम है। ठीक है, अब इसे हम आव्यूह के रूप में निम्नलिखित ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम लोग दो तरह से व्यक्त करेंगे। ठीक है, पहला विधि, पुस्तिका को हम लोग कलम में रखेंगे, स्तंभ में रखेंगे। ठीक है, और कलम को भी स्तंभ में रखेंगे। ठीक है, इसे स्तंभ बोलते हैं और इसे पंक्ति, यानी राधा, फौजिया, सिमरन को किस में रखेंगे? पंक्ति में। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा फ्रेंड, स्तंभ को हम उद्गत भी बोलते हैं, जिसे कलम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। पंक्ति को हम लोग क्षैतिज भी बोलते हैं, जिसे रो बोलते हैं, और इसे आर से सूचित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी पंक्ति हैं? 1, 2 और ये 3। तो पहला पंक्ति R1, दूसरा पंक्ति R2 और तीसरा पंक्ति R3। और इसमें कलम कितने हैं? 1, 2। तो पहला कलम C1 और दूसरा कलम C2। इसमें पुस्तिका और कलम को स्तंभ के रूप में रखा गया है, राधा, फौजिया और सिमरन को पंक्ति के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है, यानी संख्याओं को क्रम में सजाया गया और इसे आयत भी बोलते हैं। तो जो संख्या है किस रूप में है? आयत के रूप में सजाया गया है। संख्याओं को किस रूप में सजाया गया है? आयत के रूप में सजाया गया है। और दूसरा विधि हम लोग जानेंगे, दूसरी विधि। पहली विधि में हम लोग पुस्तिका और कलम को स्तंभ के रूप में सजाया गया था, अब पुस्तिका और कलम को पंक्ति के रूप में सजाएंगे, और राधा, फौजिया और सिमरन को
स्तंभ के रूप में। तो इसमें कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, C1 C2 और C3, और इसमें पंक्ति कितना है, R1 R2। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग इसे आव्यूह के रूप में दो प्रकार से निरूपण किया, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं, आव्यूह का निरूपण। ठीक है, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A B C डॉट डॉट इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, आव्यूह के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों A B C डॉट डॉट इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। आव्यूह के अवयवों को केवल अच्छा लगने के लिए छोटे या बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। तो ये आव्यूह हो गया। तो आव्यूह को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, और जो उसके अवयव होते हैं, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। और आव्यूह के अवयवों को हम लोग छोटे ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये केवल अच्छा लगने के लिए ही आव्यूह के अवयवों को छोटे या बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये हो गया आव्यूह का हम लोग निरूपण पढ़ चुके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आव्यूह की कोटि। ठीक है, m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m/n कोटि का आव्यूह या केवल m/n आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी आव्यूह का कोटि कैसे निकालते समझ लें। किसी आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। ठीक है, तो कोटि जो होता है पंक्ति बाई स्तंभ होता है। यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति है और n स्तंभ है तो उस आव्यूह की जो कोटि होगी m/n होगी। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 आव्यूह है A B C। पहला आव्यूह में आप देख सकते हैं, इसमें 3 पंक्ति है R1 R2 R3, और इसमें स्तंभ कितना है, C1 C2। 2 स्तंभ है और 3 पंक्ति है। तो हम लोग जब भी कोटि लिखते हैं उसमें पहले पंक्ति लिखेंगे बाद में स्तंभ। अगर इसको हम लोग गलती कर देते हैं, पहले स्तंभ और पंक्ति बाद में, तो गलत हो जाएगा। तो फिर इसमें कितने पंक्ति है, 1 2 3। पहले पंक्ति की संख्या लिख देंगे और स्तंभ कितना है, 1 2, तो 2 स्तंभ की संख्या लिख देंगे। तो इस आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3/2। अब इस आव्यूह की कोटि के बारे में समझते हैं। इसमें कितने पंक्ति हैं, 1 2 3 लिख देंगे। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। उसके बाद स्तंभ भी लिख देंगे। तो ये जो आव्यूह होगी इसकी कोटि क्या होगी, 3/3 होगी। इस आव्यूह का बात करते हैं, इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3, 3 लिख देंगे। और इसमें स्तंभ कितना है, 1। इस आव्यूह की कोटि होगी 3/1। अब हम लोग कोटि के आधार पर आव्यूह में अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ए में अवयव की संख्या, तो ए में देख सकते हैं इसमें कोटि क्या है, 3/2। तो यानी कि पंक्ति और पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या में गुना करने पर आव्यूह में अवयव की संख्या ज्ञात हो जाती है। 3 गुना के 6। इसमें कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने अवयव है, 6। और दूसरी आव्यूह में कितने अवयव है, तो इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो गुना कर देंगे, 3 3 का 9। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है। और तीसरे आव्यूह का बात करें, इसमें इसकी कोटि 3/1 है। तो इसमें गुना करेंगे तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितना होगा, 3 होगा। अब हम लोग फ्रेंड आव्यूह का अवयव, आव्यूह का अवयव के बारे में समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 1 स्थिर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 1। ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये बदल रहा है। ये जो पहले होता है, हम पहले ही मैंने बताया था, कोटि में पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पंक्ति, और बाद में स्तंभ लिखते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। इसमें ये पहला पंक्ति में है, ये जितने एलिमेंट्स है सब पहले पंक्ति में, इसलिए 1 1 लिखा गया है। स्तंभ बदल रहा है। ये जो A11 है ये पहले स्तंभ में है, A12 है जो ये दूसरे स्तंभ में, A13 है जो ये तीसरे स्तंभ में, A1 है ये nवें स्तंभ में है। तो आप देख सकते हैं ये तो स्तंभ बदल रहा है, लेकिन ये पंक्ति फिक्स है, इसलिए पंक्ति फिक्स है, इसलिए सब में 1 1 रखा। पहले पंक्ति में इसमें सब में 1 1 रहेगा। और स्तंभ बदल रहा है, 1 2 3 डॉट डॉट n, यानी इसमें कितने स्तंभ हैं, n स्तंभ है। ठीक है, अब देख सकते हैं, इधर बात करते हैं।
ये दूसरा पंक्ति है, इसमें दो दो लिखा गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं इसमें पंक्ति क्या है, एम पंक्ति है। ठीक है, ये अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन ही पंक्तियों की संख्या को निरूपित करेगा, टोटल पंक्तियों की संख्या निरूपित करेगा। इसमें एम पंक्ति है और ये जो 1 2 3 है ये स्तंभों की संख्या है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो ये एन मिलेगा और ये तो एम स्थिर ही रहेगा क्योंकि ये लास्ट पंक्ति है। तो अंत में जो एलिमेंट होगा उसका स्थान क्या होगा, ए एम एन। तो जो अंत वाला होता है एम एन वो कोटि होता है, उस अवयव की क्या होती है, कोटि होगा। इसको और विस्तार में हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अवयव में आयव्य पंक्ति के अवयव, तो जब आयव्य पंक्ति का होगा तो आई हमेशा स्थिर रहेगा, केवल बदलेगा क्या, स्तंभ। पहले पंक्ति होता है और बाद में स्तंभ होता है। अब जेवे स्तंभ का अवयव है तो जे तो स्थिर रहेगा लेकिन बदलेगा क्या, पंक्ति की संख्या का होगा, बदलेगा। ठीक है, ए बराबर आई जे, इसकी कोटि एम बाई एन में आईवे पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का अवयव को हम लोग क्या लिखते हैं, ए आई जे है। यानी कोई अवयव है जो आईवे पंक्ति में है और जेवे स्तंभ में, तो उसके स्थान क्या होगा, ए आई जे। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अवयव है A11 A12 A13 A14। ठीक है, अब बात करते हैं इस अवयव को। तो ये पहला पंक्ति में है और पहला स्तंभ में है। तो A11 का मतलब होता है अवयव जो है पहला पंक्ति में है और पहला स्तंभ में है। ये समझ में आ गया। तो A11 क्या बताएगा कि जो अवयव है यह पहला पंक्ति में है और पहला स्तंभ में है। अब बात करते हैं A12 का, तो ये जो है ये क्या है, पहला पंक्ति में है, R1 में है, पहला पंक्ति में, और स्तंभ कौन सा होगा, दूसरा। तो ये जो अवयव है पहला पंक्ति और किसमें है जी, दूसरा स्तंभ में है। तो ये समझ में आ गया। इससे क्या होता है, किसी अवयव का निश्चित स्थान प्राप्त हो जाता है कि वो अवयव में है तो कहाँ है। ठीक है, ये समझ में आ गया फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। एक्स वाई तल के किसी बिंदु एक्स वाई को एक पंक्ति अवयव या स्तंभ द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। यानी एक्स वाई तल में कोई सा भी बिंदु हो उसे अवयव के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, या तो पंक्ति अवयव के रूप में या स्तंभ अवयव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो बिंदु है एक्स वाई, तो इसे हम लोग पंक्ति अवयव बोलते हैं। ठीक है, या स्तंभ अवयव के रूप में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक बिंदु है 3,-4, तो इसे अवयव के रूप में कैसे लिखेंगे, ये बराबर लिख सकते हैं 3-4, या इसे हम लोग दूसरे अवयव के रूप में लिख सकते हैं 3-4। तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष का नियामक दिया है, जैसे कि शीर्ष ए का नियामक 3,1 है और शीर्ष बी का नियामक 4,2 है और शीर्ष सी का नियामक 5,0 है। तो इसे अवयव के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसे हम लोग P एक अवयव मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो A का नियामक कितना है 3,1 और B का नियामक कितना है 4,2 और C का नियामक कितना दिया है 5,0। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज के तीनों शीर्षों को एक अवयव के रूप में निरूपित कर दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं और चारों शीर्ष को एक अवयव के रूप में कैसे निरूपित करना है। तो इसे हम लोग क्यों मान लेते हैं एक अवयव। इसको हम लोग दूसरे तरह से व्यक्त करेंगे। यहाँ पे शीर्ष A
बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, तो अब ए में जो अवयव है 1,0 है, तो 1 0, और बी का जो अवयव है 3,2 है, और सी का 1,3 है, और डी का -1, -2 है। तो एक्स वाई तल में कोई बिंदु हो तो उसे आव्यूह के रूप में कैसे निरूपित करना है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 4 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। तो पहले इसे नॉर्मल, इसे लॉन्ग तरीका से समझते हैं, उसके बाद एक शॉर्ट तरीका के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए 4 अवयव हम ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 अवयवों को लेकर हम कितने अवयव बना सकते हैं, समझ लेते हैं। एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2/2 हो जाएगी। या एक ऐसे भी एक अवयव बना सकते हैं, 1 2 3, सॉरी कॉमा नहीं रहेगा, 3 और 4। तो यहाँ पर एक ये अवयव हो गया। एक अवयव ऐसा भी हो सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी जो कोटि होगी फ्रेंड, ये 4/1 भी बोलते हैं। इसकी जो कोटि होगी 1/4 होगी। इसमें एक पंक्ति है और 4 स्तंभ है, और इसमें 4 पंक्ति है और एक स्तंभ है। तो 4 अवयव से कितनी कोटि बन सकती है, 3 कोटि। एक 2/2 का, एक 1/4 का, और एक 4/1 का बन सकता है। यानी कितनी कोटि बन सकती है 4 अवयव से, 3 कोटि बन सकती है। अब इसे हम लोग एक नॉर्मल तरीका से समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग 4 का गुणनखंड निकालेंगे। 4 का जो गुणनखंड होगा वो तो या तो 1/4 होगा, या 4/1 होगा, या 2/2 होगा। तो 4 का जो गुणनखंड होगा, गुणनखंडों की संख्या ही कोटि होगा, अवयव की कोटि की संख्या होगा। तो कितनी कोटि बन सकती है, अवयव 4 से 3 कोटि बन सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर उस नोट को भी देख लीजिए। नोट, किसी अवयव के अवयवों की संख्या के गुणनखंडों की संख्या को ही अवयव के संभव कोटियां कहते हैं। यानी किसी अवयव में जो अवयव की संख्या होता है, उस अवयव संख्या के जो गुणनखंड होता है, गुणनखंडों की संख्या को ही अवयव के संभव कोटियां कहते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जब अवयव में 8 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। तो जब 8 अवयव है तो फ्रेंड इसकी क्या होगी, 2/4 होगा, 4/2 होगा, और 1/8 होगा, या 8/1 होगा। अब नहीं हो सकता है, ये समझ में आ गया फिर। तो 8 अवयव से कितनी कोटि बन सकती है, 4 कोटि बन सकती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसे 2/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके aij बराबर 2i + 3j द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, तो हमें 2/2 अवयव की रचना करना है। तो इसे हल करते हैं। एक 2/2 अवयव सामान्यतः इस प्रकार होता है। तो 2/2 का जो अवयव होगा इस तरह होगा, a11 a12 a22 a23। ये जो अंत में आया है यह अवयव की क्या होगा, कोटि होगा। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं अवयव का जो व्यापक रूप दिया है, aij बराबर 2i + 3j। ठीक है, तो हमें 2/2 का अवयव ज्ञात करना है। इसमें मैक्सिमम 2 पंक्ति और मैक्सिमम 2 स्तंभ है। तो i का मान, i तो पंक्ति होगा, तो 2 पंक्ति है तो i का जो मान होगा या तो 1 होगा या 2 होगा। और इसमें 2 स्तंभ है तो j का भी मान जो होगा 1 और 2 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग a11 का मान निकालेंगे, a11। तो आप देख सकते हैं i का मान 1 है और j का मान 1 है। तो इसमें रख देंगे i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 1। तो ये टोटल कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद है a12। ठीक है, अब देख सकते हैं i के मान 1 और j का मान कितना दिया, 2। तो यहाँ पर i के स्थान पर 1 रखेंगे और j के स्थान पर क्या रखेंगे, 2।
तो इसमें ये करेंगे 2 6 और कितना हो जाएगा 8। अब बात करते हैं 2 2। तो यहाँ पर आई का मान 2 और जे का मान कितना दिया 2 दिया है। तो यहाँ आई जो है इसके स्थान पर 2 को रखेंगे और जे के स्थान पर 2 को रखेंगे। तो 4 प्लस 6 यानी कितना होगा 10। और 1 2 हो गया। चलिए यहाँ पर छूट गया है 2 1। हमें अभी क्या निकालना था यहाँ पर 2 1 निकालना है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। आई का मान 2 और जे का मान 1 दिया है, तो आई के स्थान पर 2 रख देंगे और जे के स्थान पर 1 रखेंगे। 4 प्लस 3 यानी कितना हो गया 7। तो जो 2/2 का जो आव्यूह था वो क्या था A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो इसके मान को हम लोग रख देंगे और आव्यूह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो A11 का मान कितना दिया है 5, A12 का मान 8, A22 का मान 10 दे दिया, A21 का मान 22 नहीं होगा, पहले 21 7 दिया होगा और 22 का मान कितना दिया है फिर 10 दे दिया है। तो यहाँ पर हम लोग आव्यूह प्राप्त कर लिए। इस तरह का और भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बुक से। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, तो स्तंभ आव्यूह का जो व्यापक रूप होता है फ्रेंड A बराबर AIJ M क्रॉस 1 यानी M/1। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें स्तंभ कितना होगा एक और पंक्ति की संख्या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग समझ लेते हैं स्तंभ आव्यूह। जैसे आप देख सकते हैं इसमें स्तंभ कितना होगा एक ही स्तंभ होगा। तो ये 1 2 हो गया, तो इसकी कोटि होगा 2 क्रॉस 1 या 2/1 भी बोलते हैं। ठीक है, 1 2 और 3। तो इसमें कितने पंक्ति हैं 3 पंक्ति और एक स्तंभ। ठीक है, स्तंभ एक ही होगा। ठीक है, पंक्ति की संख्या बढ़ सकता है। एक और हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 और 4। तो इसकी कोटि क्या होगा 4/1 होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें पंक्ति की संख्या बदल रहा है लेकिन स्तंभ की संख्या हर बार क्या आ रहा है 1। तो ये हो गया व्यापक रूप। ठीक है, स्तंभ आव्यूह का ये हो गया व्यापक रूप। अब हम लोग समझेंगे पंक्ति आव्यूह। एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। अब ये उल्टा हो गया। पंक्ति आव्यूह का व्यापक रूप A बराबर AIJ 1/n। ठीक है, इसमें पंक्ति हमेशा एक होगा, स्तंभ की संख्या बदल सकता है। जिससे आप समझ लीजिए A बराबर 1 2, इसमें स्तंभ 2 है और पंक्ति 1, इसकी कोटि 1/2 होगा। अब आव्यूह 1 2 3, इसमें स्तंभ 3 है और पंक्ति 1 है, तो 1/3। ठीक है, अब बात करते हैं आव्यूह C 1 2 3 4। तो इसमें क्या होगा पंक्ति 1 है और स्तंभ 4 है। तो आप देख सकते हैं पंक्ति की संख्या हर बार एक ही आया है और स्तंभ की संख्या बदलते गया है। तो पंक्ति आव्यूह का ये क्या हो गया व्यापक रूप। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ्रेंड जानेंगे वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। किसी आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो तो उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है फ्रेंड पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होता है बराबर होता है। मान लीजिए कोई आव्यूह ये है जिसकी कोटि M/n है, तो ये वर्ग आव्यूह कब कहलाएगा जब इसमें जो पंक्ति की संख्या m है और स्तंभ की संख्या जो n है वो दोनों क्या हो बराबर हो। जब ये दोनों बराबर होगा तो जो आव्यूह ये है ये क्या कहलाएगा वर्ग आव्यूह। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें कोटि का होगा 2/2, इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। एक और आव्यूह ले लेते हैं, मान लीजिए ये 2 हो गया, तो इसमें पंक्ति 1 है और स्तंभ भी 1 है। एक आव्यूह और ले लेते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो इसमें हर बार आप देख सकते हैं पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है, बराबर है। तो जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है उसे क्या कहेंगे फ्रेंड, वर्गावी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यदि अब ए बराबर इतना है तो ए के विकर्ण के अवयव, ठीक है, इसको समझ लेते हैं फिर। कोई वर्गावी का जो विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण ये वाला होता है, इसे वर्गावी का मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो जो विकर्ण का अवयव होगा फिर 2 7 और 1 क्या होगा, ए के विकर्ण का अवयव होगा 2 7 1 होगा। तो याद रखिएगा इसे क्या बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, हाँ लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। ठीक है, तो हमें किधर जाना, लेफ्ट से राइट की ओर, यानी ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो ये जो होगा मुख्य विकर्ण, जिसे हम लोग विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण के जो अवयव है 2 7 और 1 है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग जो भी टॉपिक होगा इससे रिलेटिव होगा, इसलिए इसको समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग विकर्ण आव्यूह। देखिए आगे विकर्ण आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। तो कोई भी वर्ग आव्यूह तभी विकर्ण आव्यूह कहलाएगा उसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो, 0। इसको समझ लीजिए, आव्यूह ए बराबर जिसकी कोटि दिया m/n विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ये जो आव्यूह है ये विकर्ण आव्यूह कब कहलाता है, जब aij का मान क्या हो, 0। aij का मान 0 होगा। aij का मान 0 कब होगा, जब i और j बराबर नहीं होगा। जैसे कि आप अब देख सकते हैं a1 2, तो यहाँ पर i का मान 1 और j का मान 2, ये दोनों बराबर नहीं है, 1 2 आपस में बराबर नहीं होगा। तो विकर्ण आव्यूह में जब ये दोनों बराबर नहीं होगा 0 होगा, वो 2 3 हो तो अभी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब बराबर हो, 2 2 हो, 1 1 हो या 3 3 हो, तो कोई अज्ञात राशि जरूर होगा या कोई राशि होगा जो हमें अभी ज्ञात नहीं है। कुछ उदाहरण के माध्यम से पहले समझ लेते हैं इसे। आप देख सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड, मुख्य विकर्ण के छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या होते हैं, 0। तो इस तरह के आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो अवयव है ये 1 1 का अवयव है। ठीक है, ये जिसका मान अभी 1 दिया है, ये जो अवयव है ये 2 2 का अवयव है जिसका मान 2 है। ये जो अवयव है ये 3 3 का अवयव है जिसका मान 3 दिया है। तो बाकी जो ये 1 1 हो गया, ये जो ये 1 2 है इसका मान क्या है, 0। ये जो 1 3 है इसका भी मान क्या है, 0। आप देख सकते हैं जिसमें 1 2 या 1 3 जब ये बराबर नहीं है उस स्थिति में इसका मान क्या है, 0 है। समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं अदिश आव्यूह। ठीक है, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। ठीक है, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह भी एक विकर्ण आव्यूह होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, एक आव्यूह है aij, ये अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है, कब कहलाता है, जब aij का मान 0 हो। ठीक है, कब, जब i और j बराबर नहीं हो तब ये क्या होता है, 0। और जब i और j बराबर होते हैं तो जो उसका मान होगा k होगा। k का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी स्थिति जैसे 1 1 हो, बराबर हो तो k होगा। 1 2 a 2 2 हो तब इसका मान k होगा। a 3 3 तब इसका मान क्या होगा, k होगा। आप देख सकते हैं, समझ लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से। एक आव्यूह हो गया 1 0 0 0 0। तो इसमें होता क्या है कि इसके जो मुख्य विकर्ण के जितने अवयव होंगे वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे। वो 1 हो या k हो सकता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, बराबर हो। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 है 0 है 0 2 0 0 0 2। तो आप इसमें भी देख सकते हैं इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, कुछ भी हो आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये अदिश आव्यूह हो गया। हम लोग अगला जो आव्यूह के बारे में जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आव्यूह है,
इकाई अवयव या तत्समक अवयव। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। एक वर्ग अदिश अवयव, वर्ग भी होगा अदिश अवयव होगा। जो इकाई अवयव होता है वर्ग अवयव भी होता है और अदिश अवयव। इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं ए आई जे जिसकी कोटि एम बाई एन है, तो इसमें क्या होगा, ए आई जे का मान 0 होगा। कब 0 होगा, जब आई और जे आपस में बराबर नहीं हो। और जब आई और जे बराबर होगा उस स्थिति में आई जे का मान कितना होगा, 1 होगा। जैसे जब बराबर नहीं होगा 1 2 0 1 3 तब भी 0 2 1 तब भी क्या होगा, जब बराबर होगा ए 1 1 1 होगा, ए 2 2 1 होगा, ए 3 3 1 होगा। आप देख सकते हैं जब इसकी कोटि 1 बाई 1 हो तो इसे I1 याद रखेगा, इकाई अवयव को I से सूचित किया जाता है। तो जब इसकी कोटि 1 1 होगा तो I1 लिखेंगे, जब इसकी कोटि 2 2 होगा तब इसे I2 लिखेंगे, जब इसकी कोटि 3 बाई 3 होगा तब क्या लिखेंगे, I3। आप देख सकते हैं इसके जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 है, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। जब भी होगा तो इसके मुख्य विकर्ण का अवयव 1 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड जानेंगे तुलनीय अवयव। दो अवयव ए और बी तुलनीय कहलाते हैं यदि दोनों अवयव की कोटि क्या हो, समान हो। जैसे आप समझ सकते हैं एक अवयव है 1 2 3 4, इसकी कोटि 2 बाई 2 है। एक अवयव बी है जिसकी कोटि ए बी सी इसके अवयव है और इसकी कोटि 2 बाई 2 है। तो आप देख सकते हैं दोनों अवयव की कोटि क्या है, बराबर है, इसलिए ए और बी क्या होंगे, तुलनीय अवयव होंगे। उसके बाद जानेंगे फ्रेंड शून्य अवयव। एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। और शून्य अवयव को हम लोग ओ से सूचित किया जाता है। वो 0 नहीं होता है, वो होता है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसे समझ लेते हैं। ठीक है, शून्य अवयव का प्रत्येक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। शून्य अवयव का प्रत्येक अवयव क्या होता है, शून्य होता है, इसे वो से सूचित किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे अवयवों की समानता। दो अवयव ए और बी समान कहलाता है यदि उनके प्रत्येक अवयव समान हो। दूसरे शब्दों में अवयव ए जिसकी कोटि m बाई n है और अवयव बी बी आई जे समान अवयव है। यानी अवयव ए और बी समान अवयव तभी होगा जब उसके संगत अवयव आपस में क्या हो, बराबर हो, अर्थात ए आई जे बराबर बी आई जे। इसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे अवयव ए बराबर 1 2 3 4, यह एक अवयव ए हो गया और एक अवयव बी हो गया 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं एक का संगत अवयव 1 है, 2 का संगत अवयव 2 है और 3 का संगत अवयव 3 है, 4 का संगत अवयव 4 है। इसलिए ए और बी समान अवयव कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ए बराबर मान लीजिए दिया है 1 2 3 4, ठीक है, और बी बराबर दिया है 2 1 4 3। तो आप देख सकते हैं एक का संगत अवयव 2 है, 2 का संगत अवयव 1 है, 3 का संगत अवयव 4 है, 4 का संगत अवयव 3 है। यहाँ पर ए और बी समान अवयव नहीं है। समझ अवयव दो अवयव समान कब होता है, जब दोनों अवयव के संगत अवयव आपस में बराबर। अब हम लोग केसी सिन्हा से एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन करेंगे जो अवयव चैप्टर से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 7 अवयवों वाले अवयवों की संख्या। ठीक है, 7 अवयव से कितना भी बन सकता है ये हमें ज्ञात करना है। 1 2 मान लेते हैं 7 अवयव हम ले लेते हैं, कुछ भी हम संख्या भी ले लेते हैं 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अवयव से ये अवयव बन सकता है 1/7।
7 का 1 अवयव बन सकता है। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इन 7 अवयव से एक और अवयव बन सकता है 7/1 का, ठीक है। तो 7 अवयवों से 2 अवयव बन सकता है, इसकी कोटि 1/7, एक 7/1 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अवयवों से कितने अवयव बन सकता है। तो एक आसान तरीका है, इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। 6 का गुणनखंड क्या होगा, एक तो 2/3 होगा, दूसरा गुणनखंड 3/2 होगा, ठीक है। एक गुणनखंड 1/6 होगा और एक और गुणनखंड होगा 6/1 होगा। तो 6 अवयवों से कितनी अवयव बन सकती है, 4 अवयव बन सकती है, जिसकी कोटि 2/3, 3/2, 1/6, 6/1, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अवयव की संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो, 8 अवयव, तो 5 अवयव से, एक नंबर है 5 अवयव से कितनी कोटि बन सकती है। 1/5 हो जाएगा और दूसरा होगा 5/1, ठीक है। उसके बाद है 8 अवयव। तो 8 अवयव से क्या होगा, एक होगा 2/4 का होगा, एक 4/2 का होगा, एक 1/8 का होगा, एक 8/1 का होगा। तो 8 अवयव से कितनी कोटि बन सकती है, 4 कोटि बन सकती है, ठीक है। उसके बाद 24 अवयव, 24 अवयव से कितना कोटि बनेगा, इसे समझ लेते हैं। इसका होगा 1/12, ठीक है। दूसरा होगा 12/1, एक होगा 6/4, एक होगा 4/6, फिर 8/3, 3/8, 24/1 और 1/24। तो 24 अवयव से कितनी कोटि बन सकती है, 8 कोटि बन सकती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद है 13 अवयव, ठीक है। चौथा है 13 अवयव से कितना कोटि बनेगा। तो एक होगा 1/13 होगा, एक होगा 13/1 होगा। तो कितना कोटि बनेगा, 2 कोटि बनेगा, ठीक है। उसके बाद है 5वां 18 अवयव से, तो एक होगा 2/9 होगा, 9/2 होगा, ठीक है। और उसके बाद 6/3 होगा, 3/6 होगा, और एक होगा 1/18 होगा, एक 18/1 होगा। तो 18 अवयव से कितनी कोटि बन सकता है, 6, ठीक है। कितनी कोटि बनेगा, कितनी कितनी कोटि बनेगा, 8 कोटि बनेगा।